Yes, hello. Good evening. Very good evening. Really sorry I'm late. Okay, let's start. Yes, yes, बिल्कुल लेक्चर है. So, finally, lecture number 2 of CSR. How lecture number 2? बिकॉज जो मेरा पहला वाला लेक्चर था, अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई वुड इंसिस्ट आप जो CSR और ESG का कंबाइंड फर्स्ट लेक्चर था वो देखिए, और उसके बाद ये वाला लेक्चर देखना. अगर आप लाइव देख रहे हैं इसको देख लो आराम से. अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो पहले आप पहले वाला लेक्चर देखिए ESG और CSR का, एंड देन वॉच दिस लेक्चर. बिकॉज उसमें जो भी इंट्रोडक्टरी चीज़ें थी, जैसे कि CSR का सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए हमें, ओपन बुक में हमने सारा डिस्कस किया था. वाई इज़ इट द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू चूज़ इन ग्रुप 1. हमने चारों सब्जेक्ट्स के बारे में बात की थी. हमने तीनों POVs के बारे में बात की थी, एग्ज़ाम POV, एग्जामिनर POV एंड करियर POV से भी. वो हमने बात की थी, और लास्ट में हमने बात की थी कि CSR लेना है, ठीक है, बट वाई शुड वी टेक इट्स लेक्चर्स ऑल्सो. CSR सब्जेक्ट हम खुद से क्यों नहीं कर सकते, लेक्चर्स क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में भी हमने बात की थी. यस, लेबर लॉज मैं पढ़ाने वाली हूँ. ग्रुप 2 के जो क्लासेस है वो नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाले हैं, बिकॉज अरेंजमेंट चल रहा है उसके लिए, न्यू क्लासेस के लिए. सर ने शायद ग्रुप में इंटीमेट किया है ग्रुप 2 के क्लासेस नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाले, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लास्ट. वी ऑल आर सो मच डिवोटेड इन द प्रिपरेशन. मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. लेबर लॉ में जो चीज़ मैं लेके आ रही हूँ, द कॉन्सेप्ट दैट आई एम लॉन्चिंग इन लेबर लॉ, from my side I believe that is going to help you so much in your exams. So yes, working on it. एंड टुडे लेट्स टॉक अबाउट CSR एंड ESG. तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि ये सब्जेक्ट क्यों है, क्या है. अब एग्जैक्टली सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है उसके बारे में बात कर लेते हैं. ओके, स्क्रीन तो मैंने दिखाई ही नहीं है. चलो, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है सबको? जस्ट अ सेकेंड. Yes, you can see, right? ओके, बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर CSR. यस, मैं वो LLP का जो, सॉरी, लेबर लॉस का जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन आई विल गिव. इफ़ यू वांट कि सेपरेटली उसके ऊपर लेक्चर शुरू होने से पहले यू वांट मी टू इंट्रोड्यूस, आई विल रिकॉर्ड अ स्मॉल वीडियो अबाउट इट एंड आई विल अपलोड ऑन द ICAN अकेडमीज चैनल. ठीक है, दैट वर्क्स. फिलहाल CSR की बात कर लेते हैं, चलेगा? ओके, सो दिस इज नॉट दैट इंडेक्स जो मैं दिखा रही थी. CSR. ओके, सो हमें CSR के सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है. CSR के सब्जेक्ट में टोटल है 16 चैप्टर्स. वी हैव 16
चैप्टर्स इन द सब्जेक्ट ऑफ CSR एंड SG, उसको शॉर्ट में हम भले CSR बोलते हैं, बट CSR इज जस्ट वन पार्ट फॉर 50 मार्क्स, द अदर पार्ट इज सोशल गवर्नेंस फॉर 50 मार्क्स. ओके, सो जो फर्स्ट पार्ट है इट इज़ ऑल अबाउट CSR, जिसके 7 चैप्टर्स हैं. अब इसका ये और हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है ESG का, उसमें एक चैप्टर है CSR के ऊपर. उसमें सारी चीज़ें जो हम इसमें 7 चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ गिवन इन दैट वन चैप्टर, जो बहुत ब्रीफ में है, जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR एंड इट्स प्रोविजन. तो ESG में एक चैप्टर है, उसी को अगर हम माने डिटेल में हम इस सब्जेक्ट में पार्ट ए में पढ़ने वाले हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि अगर आप देखें तो कंपनीज एक्ट में सिर्फ एक सेक्शन है CSR का. अगर मैं बात करूँ प्रोविजन रिलेटेड, तो जैसे हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बात की थी कि इट इज़ नोवेयर डिफाइंड इन द एक्ट. इसके लिए तरह तरह के एक्ट्स हमें पढ़ने हैं और स्टैंडर्ड्स पढ़ने होते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ने होते हैं. बट CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज़ वेरी वेल मैंशनड इन द कंपनीज एक्ट. सेक्शन नंबर पता है ना, 135. इसके अलावा CSR पॉलिसी के लिए कुछ रूल्स है, वो हम पढ़ते हैं. और तीसरी चीज़ शेड्यूल 7. ये 3 चीज़ें तो हम पढ़ते ही हैं. ये पूरा बेस है CSR का, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था. दिस इज़ द बेस जिसके ऊपर हमारा ये पूरे सब्जेक्ट का पार्ट ए बिल्ट हुआ है. यानी कि आप ये जो 7 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन दोज 3 थिंग्स. सेक्शन 135, CSR पॉलिसी रूल्स, और शेड्यूल 7. उससे रिलेटेड जो केस स्टडीज़ है या उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स है, प्रिंसिपल्स है, वो हम साथ में बिल्कुल पढ़ेंगे. बट द बेस इज दीज 3 थिंग्स, बेस आर दीज 3 थिंग्स. इसके बाद जो चैप्टर 8 से लेके चैप्टर 16 तक के है, क्या बात है, रंग बदल रहा है. ओके, सो 7 चैप्टर्स पार्ट ए में हो गए, बचे 9 चैप्टर्स पार्ट बी में हैं, सोशल गवर्नेंस में है. अब सोशल गवर्नेंस अगेन क्या है, अगर आपने दिस थिंग 2022 में दिस वाज अ बज़ वर्ड, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, SSE. काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशंस होते थे, काफ़ी आर्टिकल्स आते थे इसके ऊपर. अगर आपने सुना होगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इसके ऊपर काफ़ी टाइम से काम चल रहा था. एंड फाइनली उसके ऊपर जो लीगल प्रोविजंस इंट्रोड्यूस होने चाहिए वो इंट्रोड्यूस किए गए थे. सो द वर्क इज गोइंग ऑन द टॉपिक ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज. यू हैड इट इन SLCM, वंडरफुल. जब मैं पढ़ रही थी, दैट वाज 5 years बैक, तब उस वक्त नहीं था. सो यू नो द बेसिक अबाउट सोशल गवर्नेंस एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज. जो NGOs होते हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए जो सोच रहे हैं, उनमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर उनको रेगुलेट करना है गवर्नमेंट को, दोनों इंटेंशन से दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस. तो वो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट बी में. इसके अलावा जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होती हैं, यानी कि कंपनी के अलावा जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे दूसरे बिजनेस एंटिटी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म, जैसे ट्रस्ट, जैसे सोसाइटी, उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं. अगर आप देखिए तो पार्ट 2 इज़ ईजियर कंपेयर टू पार्ट ए. वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज पार्ट ए में चांसेस है कि कुछ केस स्टडीज़ ज़्यादा बनने के चांसेस है. जैसे उसमें जो कैलकुलेशंस है और क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या चीज़ें एक्सक्लूड होती है, जो एक्टिविटीज़ है CSR वो कहलाएंगी या नहीं कहलाएंगी, उसके ऊपर केस स्टडी बनने के ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू पार्ट बी. इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं. एंड बीइंग दिस द फर्स्ट अटेम्प्ट, ओल्ड सिलेबस में भी ये सब्जेक्ट नहीं था, तो वी कैन हैव दैट फेथ और समथिंग कि पेपर इजी आ सकता है. फर्स्ट अटेम्प्ट है तो डेफिनेटली पेपर बहुत, आई एम नॉट सेइंग इजी, बट ईजीली सॉल्व करने लायक पेपर आ सकता है. पेपर डेफिनेटली लेंदी आता है, उसके ऊपर भी हम आगे जाके बात करेंगे कि उसको कैसे 100 मार्क्स का, क्योंकि जनरली अगर आप देखेंगे ओपन बुक में आप 100 मार्क्स का नहीं लिख पाते हैं. सो वो हमें कैसे लिखना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे. फर्स्ट, दीज आर द कॉन्टेंट्स, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो हम पार्ट बी में पढ़ने वाले हैं. सो पार्ट ए इज़ अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्ट बी इज़ अबाउट सोशल गवर्नेंस. नाउ ओपन बुक सब्जेक्ट, अगेन इंस्टीट्यूट को बिल्कुल पता है, उन्होंने आपको सामने से बोला है कि अपनी किताब लेके जाओ. क्यों करते हैं ओपन बुक में ऐसा, मतलब क्यों कॉन्सेप्ट लाया गया ओपन बुक का, वाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन बुक?
वाई अच्छा खासा चल रहा था ना, रेगुलर सब्जेक्ट्स जो थे आप याद करके जा रहे हैं, वहाँ पर लिख रहे हैं. वाई दिस कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर सिलेबस, वो ऑलरेडी बाहर था, हमारे सिलेबस में क्यों लाया गया? हमें परेशान करने के लिए या हमारा जीवन और आसान करने के लिए? वाई? To check conceptual clarity, very good. And I'm waiting. Give me any answer. I don't mind कैसा भी आंसर होगा, अगर आपको जो भी रीजन लग रहा है ड्रॉप इट हियर. Yes, I'm waiting for the answers. To check applicability skills, very good. Analytical skills of students rather than just learning. Very good, very good, very good. Yes, analytical skills. I got it. Applicability, application based जो exams हम इसको बोलते हैं, knowledge based. ओके, अंडरस्टैंड व्हेन यू आर वर्किंग, ठीक है, आप जब काम कर रहे हैं आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल होगा ना. जैसे आपका प्रोफेशनल खत्म हुआ, लेट्स से आप आर्टिकलशिप में जा रहे हैं, आर्टिकलशिप में ऐसा होगा क्या कि आपसे कोई सवाल किया जा रहा है या आपको कोई ड्राफ्ट बनाने को दिया जा रहा है और आपको ऐसा बोल देंगे कि नहीं, आपको जो याद है उसी से लिखो, आपको ड्राफ्ट बनाना है तो आप एक्ट रेफर नहीं कर सकते, ऐसा है क्या? टू एग्जामिन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सब्जेक्ट. ओके, यस. सो जब आप काम कर रहे हैं यू विल हैव ऑल द मटीरियल अवेलेबल, जितना कुछ आपको चाहिए. जैसे अगर मैं पर्सनली बताऊँ, व्हेन आई वाज वर्किंग, नो वन आस्क्ड मी कि तुम्हें जितना याद है उसके हिसाब से चीज़ें ड्राफ्ट करो. आई हैड द all the resources ना which I can use to draft anything, which I can use to answer anything. There is nothing like कि आप कुछ बिना देखे ही आपको कोई काम करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सी, हमें चीज़ें याद होनी चाहिए डेफिनेटली. हमें ये पता होना चाहिए कि CSR रिलेटेड प्रोविज़न है. अगर हम आगे जाके काम कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि CSR रिलेटेड प्रोविज़न कहाँ पर लिखा हुआ है, डायरेक्टर रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ पर लिखे हुए, कौन से सेक्शंस है, सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है वो याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है. कि मतलब अगर आपको बेसिक आइडिया पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, यू आर एबल टू कम्युनिकेट दैट इज़ फाइन. यू नीड नॉट just memorize word to word. No, that is not required. क्योंकि आगे जाके जब आप काम करने वाले हैं आपके पास तो सारे एक्ट्स अवेलेबल होंगे, आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जितने केस स्टडीज आपको पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है आपके मोबाइल फ़ोन में, हार्ड कॉपीज़ में यू हैव इट. सो देर इज़ नथिंग लाइक कि उस वक्त आपको जितना आपको याद है उस हिसाब से लिखना होता है. सो दैट इज़ वेयर some people are not able to do it or maybe are not used to of it. क्योंकि अभी तक हमने जैसे स्कूल में, कॉलेज में और यहाँ पर भी क्या किया है, चीज़ें याद करनी है, एग्ज़ाम आएगा 3 घंटे में हमें जो भी याद था उससे लिखना है, राइट. बट आगे जाके ऐसा नहीं होता है. आगे जाके आपके पास मटेरियल अवेलेबल होता है, उसको देख के आपको लिखना होता है, उसको देख के, उसको इंटरप्रेट करके, उसको समझ के आपको लिखना होता है. सो ओपन बुक का पर्पस होता है आपकी जो लर्निंग है वो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं, बल्कि उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे चीज़ें इंटरप्रेट की जाती हैं, वो सिखाने का पर्पस होता है. यानी कि आपके पास अगर सब कुछ अवेलेबल है तो आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं. दिस इज़ टेस्टेड इन द ओपन बुक एग्ज़ाम. अब इससे मुझे एक चीज़ का जवाब दो. अगर ऐसा है तो मैं जब एग्ज़ाम लिख रही होंगी तो मान लीजिए 2 तरीके हैं. मैंने एक एग्ज़ाम में जो मॉड्यूल में दिया था वो कॉपी पेस्ट करके लिखा, यानी कि जो मॉड्यूल का कंटेंट था जैसा लिखा हुआ था. फॉर एग्जांपल मेरा ESG का भी खुला हुआ है, ठीक है, रैंडम मैं बता रही हूँ. कोई टॉपिक दिया हुआ था, लेट्स से दिस,
ये टॉपिक दिया हुआ था, मैंने या फिर मान लो एक स्टूडेंट है जिसने एज इट इज कॉपी किया है, द से लेके ये 3 एरियाज तक पूरा कॉपी पेस्ट किया है, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, या जिस इंसान ने यही टॉपिक यही कॉन्सेप्ट अपने लैंग्वेज में लिखा है, अपने तरीके से लिखा है, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे? किसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे? आपको बिल्कुल मिलेंगे। 60, 70, 80। सो किसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे? जो इंसान कॉपी पेस्ट कर रहा है, क्योंकि जो मॉड्यूल में लिखा है वो एज इट इज़ कॉपी आपको लिखना है, क्योंकि जब वो चेक करेंगे वो गाइडलाइन आंसर से चेक करेंगे। गाइडलाइन आंसर्स किससे निकाला जाता है? मॉड्यूल से। यस, वी नो दिस, है ना? सेकेंड पर्सन, ओन वर्ड्स एंड ओन लैंग्वेज, जो खुद से लिख रहे हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्यों? अगेन वो देखना चाहते हैं कि आपको वो कॉन्सेप्ट पता है या नहीं। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यू वर एबल टू लोकेट दैट टॉपिक, आपको वो बुक में टॉपिक मिला। ये समझ में आता है एग्जामिनर को जब वो देखते हैं कि आपने कॉपी पेस्ट किया। जब आप वो चीज़ खुद से लिख रहे हैं तब एग्जामिनर के दिमाग में ये इमेज बनती है कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझा भी है। सो वी वॉन्ट टू let the examiner know that we have prepared it well and we know the concept, इसलिए हमने खुद से लिखा है। जैसे जब मैं भी अपना एग्ज़ाम दे रही थी और मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को देखा है, मेरे फ्रेंड्स को देखा है, प्रॉब्लम यही आती है कि जब हम ओपन बुक एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं तब हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, दैट इज़ वन थिंग। अब कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद के लैंग्वेज में लिखना है। खुद के लैंग्वेज में लिखने के लिए उस चीज़ को आपको थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिखना पड़ेगा, पर मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ को आपको समराइज करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब जो ओपन बुक के एग्जाम पेपर्स आते हैं ना, इस सब्जेक्ट का तो अवेलेबल नहीं है बट आई विल शो यू ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। वहाँ पर इफ़ यू सी इतने लेंदी क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि एक टॉपिक आपको दे देंगे, बहुत बड़ा सा टॉपिक 5 मार्क्स के लिए, लिखो जितना लिखना है। अभी वो ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आप चाहें तो उसका लेंथ अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि अगर ये 5 मार्क्स का है तो 1.5 पेजेस आई विल राइट। मॉड्यूल में वो 3 पेज का दिया हुआ है। अब होता क्या है, जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तब दिक्कत आती है उस जगह, क्योंकि उसमें से हम क्या स्किप करें, क्या लिखें, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, उसको कैसे लिखें, वो दिमाग लगाने में बहुत टाइम जाता है। सो दो चीज़ें होती हैं ओपन बुक में, एक आपको वो टॉपिक मिलता नहीं है, दूसरा मिल जाता है और आप वो लिख नहीं पाते हैं। दो प्रॉब्लम्स हैं, एक आपको ओपन बुक में प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रही हूँ, एक वो टॉपिक मिला नहीं, दूसरा वो टॉपिक मिल गया लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। ये दो प्रॉब्लम्स है। तीसरा और कोई है तो बताओ, ओपन बुक में आपको क्या लगता है और क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको? मैम अभी तक दिया नहीं हमने ओपन बुक, तो पता नहीं। स्टिल थिंक, दो मैं सोच पाई थी। एक, टॉपिक नहीं मिल रहा है, टॉपिक लोकेट करने में दिक्कत हो रही है। दूसरा, टॉपिक लोकेट कर लिया, हाउ टू राइट। ये दो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम आपको लगता है ओपन बुक में हो सकता है? आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है। वेरी नाइस। आउट ऑफ सिलेबस, जो पहले एक सब्जेक्ट था, जो पहले सब्जेक्ट था मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, जिनको नहीं पता, उस किताब में 200 से 300 केसेस के बीच, लगभग 200-300 केसेस उस एक बुक में होते थे। आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता था, हर एक क्वेश्चन एक केस के ऊपर बेस्ड होता था। सो वो जो भी क्वेश्चन है आपको ढूंढना है इन 200-300 केसेस में कि कौन से केस से मैच कर रहा है हमारा क्वेश्चन, यानी कि वो जो केस लॉज हैं, जो एक्चुअली इंडिया के जो प्रोनाउंसमेंट्स है, जजमेंट्स है, उनके ऊपर क्वेश्चन बनाए जाते थे, तो वो आपको ढूंढना होता था। ये उन्होंने बोला था कि हम ऐसा करेंगे, ये 200-300 क्वेश्चंस है। वो लोग ने 200-300 के अलावा कोई दूसरे ही क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए थे। सो दैट वाज आउट ऑफ सिलेबस। दैट इज़ वेरी वेल पॉसिबल। जो हमें कंटेंट दिया है CSR एंड SG, जो मैंने बताया था 390 पेजेस की मॉड्यूल है, उसके बाहर से पूछ सकते हैं। ओके, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और दैट वाज अ नाइस पॉइंट। और जल्दी जल्दी हमें सोल्यूशन डिस्कस करना है, फिर हमें चैप्टर शुरू करना है। अच्छा, और कोई सवाल नहीं है ना, तो बोल दो और कोई सवाल नहीं। आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस। हाँ,
यही 3 मुश्किलें लग रही हैं ओपन बुक में कि कहीं से भी पूछ सकते हैं, टॉपिक लोकेट करने में दिक्कत होगी, और टॉपिक मिल गया लिखे कैसे। ओके और कोई सवाल नहीं? ओके लेट्स आंसर वन बाय वन कि कैसे हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। यस ग्रेट, दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई टेल यू। ओके सो फर्स्ट थिंग, टॉपिक लोकेट करने में दिक्कत हो रही है, यानी कि इतनी मोटी बुक है मैम, मॉड्यूल है 390 पेजेस का, मेरी बुक 350 पेजेस के आसपास रहेगी, 350 से 400 पेजेस के बीच में। सो the entire module will be there in my notes. If I can show you, जैसे master index CSR chapter 1, जैसे if I show you, मॉड्यूल से सारी चीज़ें आपके नोट्स में रहेंगी। मैं आपको अगर मॉड्यूल भी क्विकली दिखाऊं, सो इफ यू सी 390 पेजेस का मॉड्यूल है, एंड इसमें इफ यू सी द कॉन्सेप्ट्स आर लाइक वेरी ओके श्योर, इफ यू कैन सी काफ़ी लेंदी इन्होंने इंट्रोडक्शन ही एक पेज का दिया हुआ है, उसके बाद एक डायग्राम, उसके बाद ऐसे टॉपिक्स हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट मॉड्यूल का इंडेक्स ना, जो मॉड्यूल के शुरू में इंडेक्स होता है, ये मॉड्यूल का इंडेक्स है, और I will show you my master index. This is our master index जो हम एग्जाम में लेके जाने वाले हैं। मैम सवाल क्या चल रहा है कि टॉपिक लोकेट कैसे करेंगे? टॉपिक लोकेट करते हैं हम इंडेक्स से, यानी कि अगर आपको पता है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था, अगर आपको पता है कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, वो टॉपिक ढूंढना कैसे है, दैट इज़ ऑन मी। आई अश्योर यू कि वो टॉपिक आप लोकेट कर पाएंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस मास्टर इंडेक्स। दिस इज सो डिटेल्ड। इफ आई शो यू, जैसे मॉड्यूल अगर मैं खोलूं तो उसमें टॉपिक कैसे है, इफ यू सी इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ CSR है, यानी कि इन्होंने जो इंडेक्स दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और डेवलपमेंट्स कॉन्सेप्ट ये है। इफ यू सी आर मास्टर इंडेक्स, यू विल फाइंड कि भाई साहब इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अरे अरे ये क्यों होता है मेरे साथ, उफ़ो क्या दिक्कत है। चलो इंट्रोडक्शन नहीं चला पा रही हूँ मैं पेन, भगवान भला करे। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बीच में 2 टॉपिक और थे मॉड्यूल में, ट्रिपल बॉटम लाइन विच इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और सिग्निफिकेंस ऑफ CSR टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस, इट इज़ अगेन अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सो इफ़ यू सी मॉड्यूल में, इफ़ यू कैन सी इंट्रोडक्शन दिया है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ CSR दिया है। अगर मैं उस पेज पे जाऊँ, इंट्रोडक्शन है और उसके बाद उन्होंने सीधा दिया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन द इंडेक्स। बट इफ़ यू सी उसमें 2 टॉपिक्स और हैं, ट्रिपल बॉटम लाइन एक कॉन्सेप्ट, और सिग्निफिकेंस ऑफ CSR टू सस्टेनेबिलिटी, ये तो दिया ही नहीं। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि CSR, सिग्निफिकेंस ऑफ CSR टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस, या फिर अगर आपसे पूछा जाता है द CSR इज इम्पॉर्टेंट टू द कॉर्पोरेट टू सस्टेन इन द एनवायरमेंट, एक्सप्लेन, अगर ये क्वेश्चन आता है, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपको CSR और सस्टेनेबिलिटी के बीच में जो लिंक है, सस्टेनेबिलिटी में कैसे CSR इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ CSR, वो आप एग्जाम में कैसे ढूंढेंगे? दैट इज वेयर आर इंडेक्स विल हेल्प, बिकॉज इट हैज़ एवरी टॉपिक विच इज़ गिवन इन योर मॉड्यूल। जो भी टॉपिक्स आपके मॉड्यूल में हैं वो इस मास्टर इंडेक्स में भी हैं, प्लस प्लस प्लस। If I scroll down,
which I can't abhi. Yes, if I scroll up, if you see जो questions है, यानी कि चैप्टर के बीच में कुछ questions है. CSR एंड इंडियन लेजिस्लेशन वाले टॉपिक में जैसे लेट्स से ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द CSR कमिटी. अब ये वाला क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के इंडेक्स में नहीं है, बट इफ़ यू सी व्हाट आई हैव डन इन आर इंडेक्स, मैंने क्वेश्चन बाकायदा बोल्ड में कैप्स में लिखा हुआ है और वहाँ पर लिखा हुआ है वो पूरा क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड टॉपिक आता है अब तुरंत ये क्वेश्चन देख लेंगे और उसका पेज नंबर देख लेंगे एंड यू कैन राइट इमीजिएटली. यस, सो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस मास्टर इंडेक्स. जो चीज़ें मॉड्यूल के इंडेक्स में है वो तो बिल्कुल है ही हैं, जो मॉड्यूल के इंडेक्स में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो मॉड्यूल के इंडेक्स में नहीं है, एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. जैसे मैंने बताया ट्रिपल बॉटम लाइन, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट दैट इज़ नॉट इन द इंडेक्स ऑफ मॉड्यूल, तो वो हमारे इंडेक्स में है. तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ट्रिपल बॉटम लाइन, आपको पता है चैप्टर 1 में पढ़ा है, आप तुरंत से चैप्टर 1 का इंडेक्स देखेंगे एंड यू विल बी एबल टू लोकेट के पेज नंबर 1.2 है, वहाँ से आप बिल्कुल लिख सकते हैं. दैट इज़ द सोल्यूशन टू फर्स्ट क्वेश्चन कि टॉपिक लोकेट कैसे करें, वो सॉल्व हो गया. सेकेंड चीज़, लिखना कैसे. अब टॉपिक मिल जाता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को, अगर उनका मटेरियल अच्छा है तो टॉपिक मिल जाता है, अगर आपका इंडेक्स बहुत अच्छा है तो टॉपिक मिल जाता है. अब दूसरी दिक्कत आती है कि उसको लिखे कैसे. जैसे मुझे ये टॉपिक मिल गया, I was able to locate this topic. I was able to locate ट्रिपल बॉटम लाइन का टॉपिक. अभी मुझे ये लिखना कैसे है. सो अंडरस्टैंड, मॉड्यूल का जो भी कंटेंट है, आई एम नॉट डिलीटिंग एनीथिंग. रीज़न बीइंग, आपका जो क्वेश्चन आता है वेरी हाई चांसेस स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. स्टेटमेंट क्वेश्चंस मतलब उनने जो मॉड्यूल में कोई टॉपिक के ऊपर कोई लाइन लिखी हुई है, वो लाइन उठा के आपके क्वेश्चन में डाल देंगे, आगे लिख देंगे एक्सप्लेन, आगे लिख देंगे एलैबोरेट, आगे लिख देंगे डिस्कस. सो वी कैन नॉट डिलीट एनीथिंग फ्रॉम आर मटीरियल, बट वी कैन ऐड वट एवर इज़ पॉसिबल. वी कैन मेक द डिफरेंस कि वहाँ पर कैसे आपको वो तुरंत लोकेट करने के लिए मिल जाए. प्लस वी कैन वर्क ऑन समराइजिंग द कॉन्सेप्ट्स, या फिर उसको लिखने कैसे वाले हैं. ये जब हम लेक्चर कर रहे होंगे, यानी कि जब हम सारे चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे, उस दौरान हम समझेंगे कि उसको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे ये वाला टॉपिक एग्ज़ाम में लिखना है तो वाइल आई एम टीचिंग यू कि ट्रिपल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, आई विल ऑल्सो टेल यू कि इसको अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको कॉपी पेस्ट तो करना नहीं है, इसको आप कैसे लिखने वाले हैं. इसको आपको एक पैराग्राफ में तो नहीं लिखना है, इसको आपको पॉइंटर्स में लिखना है. अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 4 पॉइंट्स बना के इसको लिख सकते हैं. इसको कैसे समराइज कर सकते हैं. या फिर कोई अगर बहुत बड़ा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ CSR, जो NVGs है जो हम पढ़ेंगे, ये इतना बड़ा टॉपिक है, हम इतना बड़ा टॉपिक नहीं लिखने वाले. अगर प्रिंसिपल्स ऑफ CSR के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हमें कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, वो हम जब पढ़ रहे होंगे तभी तुरंत मार्क कर लेंगे. उससे होगा क्या, आपका एग्ज़ाम में टाइम बचेगा. दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम वही आती है कि आप लिखे कैसे, आपको टॉपिक मिलना, दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 1, विच इज़ वेरी वेल सॉल्व्ड बाय हैविंग अ ब्यूटिफुल इंडेक्स. जितना डिटेल इंडेक्स होगा उतना जल्दी आपको वो टॉपिक मिल जाता है. वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया. सेकेंड थिंग इज टॉपिक मिल गया, अब उसको लिखे कैसे. उसको आप अगर ये पूरा पेज पढ़ेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लिखने हैं, आपका डबल टाइम जाएगा. क्योंकि खुद के दिमाग से अगर लिखना होता है तो भी हम 100 मार्क्स का 3 घंटे में लिख नहीं पाते हैं. यहाँ देख के लिखना है, देख के लिखने में ज़्यादा टाइम लगने वाला है. क्योंकि जब आप खुद से सोच के लिख रहे होते हैं, यू आर एबल टू राइट कंटिन्यूसली. जब आप देख के लिख रहे होते हैं तो यू हैव टू चूज व्हाट टू राइट, व्हाट टू स्किप, हाउ टू राइट, हाउ टू समराइज. वो हम प्रैक्टिस करेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे. इसका मतलब आपके पास ये नोट्स अवेलेबल होंगी. यू कैन मेक ब्रैकेट्स. लेट्स से बहुत तरीके हैं ये करने के. लेट्स से आप ब्रैकेट्स बना सकते हैं.
कि हमें अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, सेकेंड पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक हमें लिखना है, थर्ड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसमें हमें लग रहा है कि कोई वर्ड्स हमें चेंज करने हैं, सो हम इमीडिएटली उसमें से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं वो पेंसिल से या पेन से जिस भी तरीके से आप कट कर देंगे। उससे क्या होगा, आपने एग्जाम में देख लिया कि कौन से पेज पे ये क्वेश्चन है, आप इमीडिएटली लिखना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज वो आपका कंटेंट ऑलरेडी रेडी है, आपको उस वक्त बैठ के प्रिपेयर नहीं करना है। अगेन ये हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, यानी कि मैं चाहूँ तो पहले से ही वो कंटेंट चेंज करके ही दे सकती हूँ। यानी कि अगर मुझे पता है कि एग्ज़ाम में इतना बड़ा नहीं लिखना है, छोटा आंसर लिखना है, तो मैं छोटा ही कंटेंट क्यों नहीं दे रही, बिकॉज यू हैव टू एंश्योर कि आप पूरा जो मटेरियल है इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है वो पूरा कैरी कर रहे हैं। यानी कि उसके वर्ड्स में से अगर आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्टली आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ सीएसआर, आपको कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा या फिर कोई केस स्टडी बना के दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको लिखना है। सो मैं वो वर्ड्स अभी चेंज नहीं कर सकती हूँ, समराइज़ करके कोई चीज़ डिलीट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मान लो जो डिलीट मैंने किया वही आपके क्वेश्चन में आ गया, सो दैट कैन नॉट बी डन। इसलिए ये जो चीज़ हमें करनी है वो हम लेक्चर्स के दौरान करेंगे, और इसमें कोई टाइम नहीं जाने वाला, क्योंकि हम लिख नहीं रहे, हम सिर्फ मार्किंग कर रहे हैं। सो इट विल बी वेरी क्विक एंड ट्रस्ट मी, जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होगे ना, जब बाकी बच्चे सोच रहे होंगे कि उसको कैसे लिखना है, आप बस उसको देख के लिख रहे होगे, एंड दैट विल मेक यू रियलाइज़ कि कितना इंपॉर्टेंट था ये काम करना। लेक्चर्स में डेफिनेटली 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट आपके एग्जाम में अगर वो 1 मिनट भी बचा रहा है, देन इट इज़ वर्थ इट, एंड इट वोंट सेव जस्ट 1 मिनट, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर एग्जाम का 3 घंटा, जो अभी 3:15 हो चुका है। ठीक है, सो ये हो गई सेकेंड चीज़, कैसे लिखना है, हम उसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे सारे चैप्टर्स के लिए। थर्ड इज आउट ऑफ सिलेबस। अगेन आउट ऑफ सिलेबस वो MCS में आता था, जो केस लॉस थे, जो बाकी सब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया था IBC या IPR, IBC का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आउट ऑफ सिलेबस आया था, यानी कि जो बुक उन्होंने प्रोवाइड की उसके बाहर से क्वेश्चन आया था। उसके बाहर से क्वेश्चन कहाँ से आया था, मोस्टली इट वॉज फ्रॉम द FAQs, जो ICSI की FAQs इशूड है ऑन द टॉपिक ऑफ IBC, उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। सो फॉर दैट अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट आई विल प्रोवाइड यू सम FAQs ऑफ ICSI, अगेन नॉट एग्जैक्टली FAQs, उनके कुछ गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस में अगेन उन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन की है, प्लस उसमें क्वेश्चंस भी दिए हैं, उसमें इलस्ट्रेशंस भी दिए हैं, हाई चांसेस कि उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आई विल प्रोवाइड यू दैट एज वेल। तो अगर बुक के बाहर से आ रहा है, एक तो हमें चीज़ समझनी है कि CSR और सोशल गवर्नेंस ऐसा टॉपिक है जिसमें CSR का बेस जो मैंने बताया कि बिल्कुल लिमिटेड है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी प्रोविजन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो CSR में बहुत कम चांसेस है कि बाहर से क्वेश्चन है, या ऐसा है कि बिल्कुल आपको पता ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का बेस जो है वो बहुत लिमिटेड है। सेकेंड थिंग, जो FAQs या जो भी गाइडलाइंस है दैट आर अवेलेबल, आई विल प्रोवाइड यू दोज क्वेश्चंस एज वेल। सो वेरी मच पॉसिबल कि हम उससे भी, अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आता है तो हम उससे लिख सकते हैं। ठीक है, दीज 3 प्रॉब्लम्स आई थिंक अभी वी आर क्लियर ऑन दिस, वी आर क्लियर, से yes or no, whatever the answer is, just drop your answers. Yes. क्या बात है, कैपिटल में S? यस, ओके। सो जैसे मैंने बताया, पार्ट A CSR और पार्ट B सोशल गवर्नेंस। वी विल स्टार्ट विथ पार्ट A। पार्ट A हमारा कंप्लीट हो जाता है, या फिर मेजॉरिटी पार्ट कंप्लीट हो जाता है पार्ट A का, देन वी विल स्टार्ट विथ पार्ट B। तो हम शुरू कर रहे हैं पार्ट A में, जिसका मैंने बताया बेस 3 चीज़ों पे बिल्डअप है। एक सेक्शन 135, दूसरा मैंने इतने बार बोल दिया अब तो याद हो गई, एक तो सेक्शन 135, दूसरा और तीसरा, जल्दी बताएंगे। सेक्शन 135, देन
रूल्स, कंपनीज, CSR पॉलिसी, रूल्स 2014, और तीसरा शेड्यूल 7, थर्ड इज शेड्यूल 7। तो हमारा जो ये पूरा फर्स्ट पार्ट है, मेजॉरिटी टॉपिक्स, मेजॉरिटी आई एम सेइंग इज बेस्ड ऑन दीज 3 थिंग्स। तो हम क्या करने वाले हैं, हम हमारा चैप्टर जो है, कंटेंट जो है चैप्टर्स का, वो शुरू करने से पहले, यस वंडरफुल, ऐसे ही यू हैव टू कीप ऑन आंसरिंग, यस यस यस, ओके। सो आई वाज सेइंग कि जो हमारा चैप्टर्स हम शुरू करने वाले, जो 7 चैप्टर्स है पार्ट ए के, वो क्योंकि हमें पता है इन्हीं प्रोविजन से रिलेटेड है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दीज 3 थिंग्स फ्रॉम द बेयर एक्ट, जैसा कि दुष्यंत सर आप लोगों को पढ़ाते हैं बेयर एक्ट से। उसके बाद हम चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक फटाफट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक बार में सारी चीज़ें एक जगह हमने पढ़ ली, उसके बाद वी कैन स्टार्ट विद द बुक। सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो MCA की ई बुक है, हम वहाँ से पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 135, उससे रिलेटेड रूल्स और शेड्यूल 7 जिसमें एक्टिविटीज दिए हुए हैं। अच्छा, टेल मी, सेक्शन 135 में CSR डिफाइंड है क्या? यस, योर लव फॉर बेयर एक्ट, आई नो दैट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज आगे जाके जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको बेयर एक्ट से ही पढ़ना, और बेयर एक्ट कैसे रीड किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें और लिंक करके पढ़नी है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। CSR कहाँ पर डिफाइंड है पता है क्या? CSR कहाँ पर डिफाइंड है? सेक्शन 135, ये पूरा सेक्शन है हमारा, 9 सबसेक्शंस। अगर आपके पास हार्ड कॉपी बेयर एक्ट है, वेरी गुड, आपने एग्जीक्यूटिव में लिया होगा वो आप लेके रख सकते हैं अपने पास। और हम ये शुरू करेंगे सेक्शन 135। अगर हम देखें तो इसमें CSR डिफाइंड ही नहीं है। यस, वेरी गुड, यस यस यस, क्या बात है, वी ऑल नो, बेयर एक्ट से पढ़ने का दिख रहा है मुझे, जो क्या बात है, रूल 2D, क्या बात है, आई कैन सी द रिजल्ट ऑफ लर्निंग फ्रॉम बेयर एक्ट। यस, सो CSR एक्ट में डिफाइंड नहीं है, CSR रूल में डिफाइंड है। और ऐसे डिफाइंड है क्या कि इसी को CSR बोलते हैं, या ऐसे डिफाइंड है कि इसको CSR नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, यानी कि किसको किसको CSR नहीं माना जाता है, वो दिया हुआ है हमारे रूल्स में। दिस इज वेरी गुड, 2D। यस, CSR किसको नहीं बोलते हैं वो दिया हुआ है हमारे रूल्स में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे CSR किसको बोलते हैं या किसको नहीं बोलते हैं। उसके बाद जो सेक्शन 135 में सारे प्रोविजंस है CSR रिलेटेड, हम वो करेंगे। और उसके बाद रूल्स में जो बाकी चीज़ें हैं, वी विल डू दैट। और हम करेंगे शेड्यूल 7। तो ये 3 चीज़ें हम करने वाले हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 6:30, सो लेट्स स्टार्ट फ्रेश टुमारो। ये सारी चीज़ें जो हैं, सेक्शन 135 हम शुरू करेंगे। उससे पहले CSR का डेफिनेशन देखेंगे, जिसमें दिया गया है कि CSR क्या नहीं है, क्या है, वो हम पढ़ने वाले हैं। शेड्यूल 7 में कौन सी एक्टिविटीज़ को CSR माना जाता है, और जो सारे प्रोविजंस है जो सेक्शन 135 में दिए हैं, दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्योंकि अभी स्टार्ट किया, आई डोंट थिंक जल्दी कंप्लीट होगा, एंड इट्स ऑलरेडी 6:30। सो वी कैन स्टार्ट टुमारो विथ फ्रेश माइंड। कल से आई गेस आपको बता दिया होगा, सारे लेक्चर्स में बता दिया होगा, कल से जूम पे क्लासेस हैं।
सो अगर आपका सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं हुआ है या किसी भी स्टूडेंट का कोई भी इशू है, यू कैन गेट इट रिजॉल्व टुमारो टुडे. ओके, सो नाउ वी नो कि हमें पढ़ना क्या क्या है और हम एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर्ड हैं. वी हैव ऑल दीज आंसर्स और हम आराम से कल शुरू कर सकते हैं. अरे आई अश्योर यू, मतलब सी एस आर, आई डोंट वॉन्ट टू ब्रैग इट और लेट मी जस्ट ब्रैग इट. सी एस आर आई एम टेलिंग यू एग्जामेशन के नीचे तो आने ही नहीं वाला. हम इतना बेहतर प्रिपेयर करेंगे ना, ट्रस्ट मी, क्योंकि जितना भी पॉसिबल है कि एग्ज़ाम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, हम वो प्रॉब्लम्स पहले से समझ के उनके सल्यूशंस अपने साथ लेके जाएंगे. ऑफकोर्स इट इज़ लाइफ, नए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, जितने प्रॉब्लम्स मुझे पता है, जितने प्रॉब्लम्स मैंने लिटरली मेरे फ्रेंड्स को मैसेज करके पूछा है कि ओपन बुक में तुमको बताओ क्या दिक्कत थी, या ओपन बुक में यू कैन यू टेल मी कि मैं पढ़ाने वाली हूँ तो उसमें क्या चीज़ तुमको लगी थी कि यार ये होता तो एग्ज़ाम में अच्छा होता. मैंने लिटरली सिर्फ मेरे प्रॉब्लम्स नहीं, जितने मेरे फ्रेंड्स थे उनसे पूछा है कि आपको ओपन बुक में प्रॉब्लम क्या हुई थी. आई हैव लिस्टेड डाउन दोज प्रॉब्लम्स एंड आई हैव लिस्टेड डाउन द सॉल्यूशंस एज वेल. सो वी ऑल आर very well prepared for the exam. Yes, thank you so much for the trust. I assure you एग्जामिशन के नीचे तो बात ही नहीं करेंगे हम, ठीक है. So let's start with the act tomorrow, section 135, rules and schedule 7. और उसके बाद फटाफट हम हमारे चैप्टर्स करते जाएंगे और साथ में टिक करते जाएंगे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखना है. और इसके अलावा जो क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, आई विल डेफिनेटली गिव दैट. ठीक है, क्या बात है. अरे लेबर लॉज, इफ आई कैन शो यू, लेबर लॉज का इंडेक्स तो और भारी है भाई साहब. चलो मैं दिखाई देती हूँ, उस पर काम चल रहा है मेरा. सी इंडेक्स ना, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इंडेक्स आई एम नॉट प्रोवाइडिंग अभी, क्योंकि हम जब पूरे चैप्टर्स खत्म करेंगे ना, एक चैप्टर हुआ उसके बाद हम इंडेक्स देखेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे कि इस इंडेक्स में और कुछ ऐड करना है क्या. मैंने अपने हिसाब से सारी चीज़ें ऐड की, जैसे मैंने दिखाया मॉड्यूल में जो था, उसके अलावा मेरे हिसाब से जो चीज़ें थी दैट आई हैव एडेड. पर हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद आई विल शेयर अ PDF एंड आई विल आस्क कि इसमें आपको कोई और चीज़ ऐड करनी है, ताकि वो हम प्रिंट करने से पहले वी ऐड दैट. सो हर एक चैप्टर का इंडेक्स जो होगा आई विल शेयर विद यू, आई विल आस्क फॉर योर इनपुट्स एंड देन फाइनली एग्जाम की कुछ दिन पहले वी विल प्रिंट देम. सो दिस इज गोइंग टू बी इंडेक्स फॉर CSR. लेबर लॉस का इंडेक्स, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट. किसमें है लेबर लॉस का इंडेक्स? नो, दिस इज नॉट द इंडेक्स. नहीं, ये नहीं है. हाँ, ये. ओके, इफ यू कैन सी, इफ नो वन हैज़ ऑप्टेड फॉर दिस सब्जेक्ट, स्टिल देख लो ना, पैसे थोड़े लग रहे हैं, इतनी एक्साइटमेंट है मुझे, देख लो. सो इफ़ यू सी, जैसे CSR में था, ऑफकोर्स CSR और लेबर लॉज में डिफरेंस क्या है ना, लेबर लॉज में भर के केस लॉज है, मतलब इतने केस लॉज क्या बताऊँ मैं आपको, अभी आपको पता चलेगा कितने केस लॉज हैं. सो इसमें एक चीज़ डिफरेंट है कि केस लॉज बहुत है. मतलब अगर आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आप मॉड्यूल डाउनलोड करना, आप एक पेज पढ़ेंगे, दूसरे पेज तक आते आते, मैं शुरुआत का बोल रही हूँ, जस्ट फर्स्ट चैप्टर, आप एक पेज पढ़ेंगे, दूसरे पेज आते आते तक आपको कुछ ना कुछ केस मिल ही जाएगा. फिर एक पैराग्राफ होगा, फिर एक केस, फिर एक पैराग्राफ होगा, फिर एक केस. मैंने चैप्टर 1 का इंडेक्स बनाया एंड आई हैव नोटेड डाउन 50 केस लॉस. एग्जैक्ट 50 क्यों है पता नहीं, इंस्टीट्यूट ने सोच के डाला कि 50 ही होना चाहिए, ना 49 ना 51, एग्जैक्ट 50 है. ये सारे केस लॉस सिर्फ एक चैप्टर से हैं. अभी समझो, जो लेबर लॉ के क्वेश्चन आते हैं या कोई भी लॉ रिलेटेड जो ओपन बुक एग्जाम होता है, उससे जो क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते. ओपन बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, बहुत कम, 20-30 मार्क्स का डायरेक्ट होता है, बाकी सब थोड़ा घुमा के ही पूछा जाता है. अल्टीमेटली वो डायरेक्ट होगा या फिर केस स्टडी बेस्ड होगा. सो इतने सारे केस लॉज है, उनसे ही क्वेश्चन आते हैं. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आपको पता है कि आपका जो भी क्वेश्चन आया है, लेट्स से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो PIL फाइल करते हैं, उससे क्वेश्चन आया. आपने क्वेश्चन पेपर देखा, आपने रीड किया और आपको समझ आ गया कि ये PIL से है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से ये टॉपिक है. आप तुरंत ये इंडेक्स खोलेंगे. अभी मैंने पेज नंबर इसमें ऐड किया नहीं है, लेट्स से वो पेज नंबर 10 पे है. पेज नंबर 10 पे पूरा कॉन्सेप्ट दिया है और आप देखेंगे उससे रिलेटेड 2 केस लॉज है, 6 और 7. 6 और 7 केस लॉज हैं.
वो 6 और 7 यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका डेफिनेशन आई एम गोइंग टू ऐड, नॉट डेफिनेशन, डिसीजन। जो पूरा केस है ना, आधे पेज का, एक पैराग्राफ का, 2 पैराग्राफ का, 1 पेज का, उसका पूरा डिसीजन का क्रक्स मैं 2 से 3 लाइन में देने वाली हूँ। तो आपने देखा क्वेश्चन पेपर में PIL के ऊपर एक केस है और इसके रिलेटेड आपने केस लॉ पढ़ा है। अब तुरंत उसका पेज नंबर देखेंगे और केस लॉ नंबर देखेंगे, फिर आप आएंगे जो केस लॉ का इंडेक्स बिल्कुल नीचे रहेगा, उसमें देखेंगे कि इन 2 केसेस में से कौन से केस को बिलोंग करता है, और आप तुरंत उसका पेज नंबर, लेट से 7th पेज नंबर में, तुरंत आप वो केस लॉ देख के कॉपी कर लेंगे, मतलब कॉपी कर लेंगे, अपने हिसाब से लिख लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन द लेबर लॉस एग्जाम। क्यों? एक चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में 50 केस लॉज हैं। यू कैन इमेजिन पूरे सब्जेक्ट में कितने हो सकते हैं। वो हमें एक जगह लिखना ज़रूरी है, और सिर्फ केस लॉज लिखना नहीं, कौन से टॉपिक को बिलोंग कर रहा है वो भी हमने लिखा हुआ है। इफ़ यू सी यहाँ पर, अगर आपको केस लॉ समझ आ रहा है, टॉपिक नहीं पता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 7th नंबर का केस लॉ है। 7th नंबर का केस लॉ बिलोंग्स टू PIL। सो आपको वो टॉपिक भी मिल जाएगा, आप केस लॉ भी लिख सकते हैं, आप वो कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन लेबर लॉस। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड। सो मैंने सोचा था कि लेबर लॉ के डेमो में दिखाऊंगी, बट मैंने, ठीक है, दिखाई दिया आज ही। ओके, सो थैंक यू अथर्व, थैंक यू सो मच। अरे आई एम टेलिंग यू, एग्जेम्पशन, बिकॉज अगेन एक ग्रुप दे रहे हैं तो उसका एग्रीगेट हमें फोड़ना है, और 2 ग्रुप दे रहे हैं तो भाई साहब हमें रैंक की तैयारी करनी है। उसके लिए जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा वो होगा ओपन बुक का एग्ज़ाम। पहले सिर्फ एक ग्रुप में ओपन बुक होता था, अभी दोनों ग्रुप्स में, तो बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाना है अपन को। दोनों ग्रुप्स में आई एम टीचिंग, सो दिस इज़ गोइंग टू बी आर प्लान। ये बस मैंने इंट्रोड्यूस किया है आपको प्लान से, आगे बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। मतलब जब आपका लेक्चर एंड होगा, रिविजन होगा, तब तक यू विल बी लाइक मुझे बुक की भी ज़रूरत नहीं है, आई कैन राइट ऑन माई ओन। ये कॉन्फिडेंस आएगा अपन में, ठीक है। चलो, shall we wind up this lecture? अरे थैंक यू सो मच। चलो, I'll see you tomorrow, ठीक है। कल आराम से, अगर आपके पास बेयर एक्ट हो तो आप बेयर एक्ट साथ में लेके आ सकते हैं, अदरवाइज आई विल शो द बेयर एक्ट ऑन स्क्रीन। अरे ये आप रिजल्ट डे वाले दिन बोलोगे, अभी आप आई होप लिख रहे हो ना, दैट आई हैव टेकन गुड डिसीजन। आप रिजल्ट वाले दिन मुझे कॉल करके बोलोगे द बेस्ट डिसीजन, ठीक है। चलो, say me goodbye and then I can leave. वंडरफुल, बेयर एक्ट है बिल्कुल, उसको लेके बैठ जाइए। अच्छा, कल व्हाट यू हैव टू प्रोवाइड, व्हाट यू हैव टू ब्रिंग, यू हैव टू ब्रिंग जस्ट 1 कॉपी। जैसे मैंने ESG के लिए बताया था, समरी नोट्स बनाएंगे, इसके लिए भी जो भी हमें कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं, कुछ 2 चीज़ें आपको लानी है। एक आपको रखने हैं स्टिकी नोट्स, दूसरे आपको रखने हैं आपका एक नोटबुक। नोटबुक 100-150 पेजेस का होगा। स्टिकी नोट्स, अरे यार, स्टिकी नोट्स बहुत ऐसे वो छोटे छोटे वाले स्टिकी नोट्स नहीं, इफ़ यू कैन सी दिस, कम से कम ये साइज़ का होना चाहिए, जो स्क्वायर वाला है। एक रेक्टेंगल वाला भी आता है, क्या बात है। सो दिस इज़ द मिनिमम साइज़। ये स्टिकी नोट क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ रहे होंगे ना, उससे रिलेटेड आपको कोई भी कॉन्सेप्ट लिखना है या कोई भी एग्जाम्पल मैंने दिया वो लिखना है, तो आप वहाँ पर लिख के इसको चिपका सकते हैं, या फिर पेपर्स पे लिख के, व्हाट आई यूज टू डू, आई एम टेलिंग यू, एंड दैट हेल्प मी लाइक एनीथिंग। इसको चिपकाना या फिर पेपर को वहाँ पर स्टेपल करना। अगर बड़ा टॉपिक है, स्टिकी नोट पे नहीं आ रहा है, मैं नोट के पेपर पे लिख के उसको वहाँ पर स्टेपल कर देती थी, फोल्ड कर देती थी। अगर मुझे मेरे नोट्स मिलते हैं तो मैं वो कभी दिखाऊंगी आपको लेक्चर्स में, मैंने कैसे रैंक के लिए प्रिपेयर किया था। So you have to bring sticky notes and a notebook, ठीक है। चलो, now say me goodbye, मुझे घर जाने दो अब। एक नोटबुक, यस, एक नोटबुक। ये स्टिकी नोट हम बुक में यूज करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा बुक है, जैसे मैंने बताया, पूरा मॉड्यूल से कंटेंट लिया है हमने।
इससे रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ लिखनी है जो मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, या कोई चीज़ जिससे आप लिंक करके याद कर सकते हैं, या आपको मैं कोई चार्ट बनाने को दे रही हूँ, यू कैन मेक ऑन दैट, और वो वहीं पर चिपका सकते हैं। उससे होता क्या है, आपको दो दो चीज़ें रेफर नहीं करनी। एग्जाम में जितना कम मटेरियल रेफर करना होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, गुड नाइट हो गया भाई साहब। इसलिए हम ट्राई करते हैं एक ही बुक को इतने अच्छे से प्रिपेयर करें कि और कुछ ओपन करके देखना ही ना पड़े। वहाँ पर हम हमारे नोटबुक में डिटेल में लिख सकते हैं, बट बुक में आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना भी चीज़ है ना मैं वो बुक में लिख दूँ। ठीक है, सो दैट्स द रीज़न आई एम आस्किंग यू टू ब्रिंग स्टिकी नोट्स। चलो, सी यू ऑल टुमारो। स्टिकी नोट्स एंड अ नोटबुक। स्टिकी नोट हम यूज़ करने वाले हैं जो हमारी बुक होगी उसमें। अभी शुरुआत में ऑफकोर्स बेयर एक्ट से पढ़ रहे हैं तो यूज़ नहीं आएगा। बेयर एक्ट से हमारा जैसे ही ख़त्म होगा आपको आपके हार्ड कॉपी नोट्स भी मिल जाएंगे। वो जो मेरे वाले बुक्स मिलेंगे ना आपको, ये वाले बुक्स, मेरे हार्ड कॉपी बुक्स, उसमें आपको चिपकाना होगा। आई विल एक्सप्लेन, जस्ट ब्रिंग अभी, आई विल एक्सप्लेन कि उसको कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, ऑल सेट। Chalo, I'll see you tomorrow. Very excited to start and have lots and lots of things for this subject and all the subjects. Thank you so much. See you all tomorrow. Yes, sir.